महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर खूब सवाल उठाए थे। दावा किया था कि गलत वोटिंग दिखाई जा रही है, वोटिंग बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 50 ऐसी सीटें बताई थी जहां जुलाई से नवंबर तक 50,000 वोटर जोड़ने का दावा किया था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक एक सीट पर जांच के बाद 66 पन्नों का जवाब कांग्रेस को भेजा है जिसमें सभी दावों को झूठा करार दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र की 50 विधानसभा सीटों पर जुलाई से नवंबर तक 50,000 वोटर जोड़ने की कांग्रेस की शिकायत तथ्यहीन है। एक एक सीट के डेटा को चेक किया गया है। जुलाई से नवंबर तक 50,000 वोटर जोड़े जरूर गए हैं, लेकिन ये सिर्फ 6 विधानसभा सीटों पर जुड़े हैं। बता दें कि विपक्ष ईवीएम और मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधता रहता है और फिर हर बार जांच के बाद मुंह की खानी पड़ती है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। ईवीएम के ऊपर कोई पहली बार सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं। आपको याद होगा 2009 में आदरणीय आडवाणी जी ने भी सवाल खड़े किए थे, इनके बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने सवाल खड़े किए थे, इवन कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सवाल खड़े किए थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय। और आपको याद होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी से कई सारे बीजेपी के बड़े नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। यह सवाल कोई पहली बार विपक्ष नहीं कर रहा है। और आपको याद होगा हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सदन में कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे तो भी हमें ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं होगा। क्यों बीजेपी के लोग जो है ईवीएम की आड़ में सत्ता में बने रहना चाहते हैं? आओ हिम्मत है तो करो, बैलेट पेपर से सुनाओ। फिर भी इस बार ईवीएम की बात करने लगा, ईवीएम हैंग हो रही है, जबकि उस समय चुनाव आयुक्त ने बुलाया था सारे दलों के लोगों को आइए किस तरह से हैक होती है, लोगों को लेके आइए दिखाइए। तब उस समय विपक्ष का कोई भी नहीं गया था, लेकिन फिर भी वो जब भी भारतीय जनता पार्टी कहीं जीतती है कहते हैं ईवीएम हैक हुई है, बेईमानी हुई है, अपने जीतते हैं तो लोकतंत्र की रक्षा हुई है कहते हैं। अभी वो मुंह की खाई है विपक्ष ने। अब महाराष्ट्र में इन लोगों ने आरोप लगाया ईवीएम हैक का, वहाँ खुद सीधे चुनाव आयोग ने इन लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहते हैं। हर लगाया जाने वाला या लगने वाला आरोप सही हो कोई जरूरी नहीं है। आरोपों की जांच होती है, आरोप जिन पे लगते हैं वो अपनी सफाई देते हैं। चुनाव आयोग ने भी सफाई दिया है। महाराष्ट्र के रिजल्ट को लेकर जिस तरह से कांग्रेस हमलावर हुई थी, जिस तरह से ढेर सारे सवाल खड़े किए थे, उनका एक लंबा चौड़ा जवाब चुनाव आयोग ने दिया है। और जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती है तो हार के कारण में वो सिस्टम में भी ढूंढती है। कांग्रेस भी यही कर रही है और सभी पार्टियां करीब करीब इस चीज से गुजरती हैं। बीजेपी ने भी 2009 में करारी हार के बाद यही आरोप लगाए थे कि ईवीएम गड़बड़ है। और ऐसे में बड़े सवाल, चुनाव आयोग पर उंगली उठाओ, वोटों के लिए आरोपों की झड़ी लगाओ। विपक्ष का एजेंडा क्लियर, चुनाव को बताते हैं अनफेयर। लोगों की भावनाओं का करे तिरस्कार, आयोग पर विपक्ष करे झूठे प्रहार। विपक्ष ने उठाया था सवाल, इलेक्शन कमिश्नर ने दिया करारा जवाब। मनमाने ढंग से नहीं जुड़े नाम, किया जा रहा चुनाव आयोग को बदनाम। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। डॉक्टर समीर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, तारिक खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुशील विश्वास जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ रही हैं हमारे साथ। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता अगर जुड़ती तो पहला सवाल उन्हीं से होता, लेकिन डॉक्टर समीर सिंह जी, आप ही लोगों को बताया जाता है कि आप लोग किस तरीके से हस्तक्षेप करते हैं। हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, उसमें भी कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि मनमाने ढंग से सारी चीजें दिखाई गई। अब तो सब कुछ सामने है, 66 पन्नों की एक रिपोर्ट जो कि चुनाव आयोग की तरफ से जो 50,000 मतदाता 50 सीटों पर जुड़ने की बात कह रहे थे, वो हालांकि कम सीटों पर जुड़े। लेकिन ये जरा समझाइए या बताइए, आप लोग तो राजनीति से जुड़े हुए हैं, आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन तथ्यहीन आरोप ये कहां तक राजनीति में जायज है? देखिए, मैं 2-3 बातें कहूंगा। एक तो विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, और जब विपक्ष चुनाव हारता है तो ईवीएम का रोना रोता है और प्रशासन और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाता है। देखिए, विपक्ष का काम है संवैधानिक संगठनों पर आरोप लगाना, उनको दोषी करार देना और अपने को निर्दोष साबित करना, जबकि जनता विपक्ष को निरंतर धूल चटा रही है। आप देखिए, जहां जीतते हैं वहां तो ईवीएम ठीक रहती है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा में चुनाव जीते तो एक बार ईवीएम नहीं खराब हुआ। अभी हरियाणा में हार गए तो ईवीएम खराब हो गया। हम जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुआ, वहां ईवीएम पर कोई प्रश्न नहीं उठाया गया।
तो कहीं ना कहीं विपक्ष का ये आरोप सेलेक्टिव है और कहीं ना कहीं जो उनका विपक्ष का फेल्योर है, जनता जिससे विपक्ष को दोषी ठहराती है, जनता उनको हरा रही है और जनता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और देश के अंदर मोदी और योगी जी के विकास के जो काम है, जो तरक्की के काम है, जो सुशासन के काम है। आज श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन है, हम लोग सुशासन दिवस मना रहे हैं और कहीं ना कहीं अटल जी ने देश के विकास के लिए एक बड़ी लकीर खींची थी। आज हम सब उस सुशासन और विकास की बात कर रहे हैं और ऐसे में विपक्ष का ईवीएम को लेकर रोना यह सिद्ध करता है कि विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। विपक्ष सिर्फ इस बात के लिए कि हम जब चुनाव हारेंगे तो ईवीएम को दोषी ठहराएंगे, निर्वाचन आयोग को दोषी ठहराएंगे और निर्वाचन आयोग ने बार बार सभी दलों को बुलाया और कहा कि आप हैक करके दिखाइए। अरे कोई तथ्यात्मक जवाब हो तो बताइए, कहाँ बढ़ गया, कैसे बढ़ गया मतदाता सूची? चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के परिधि में मतदाता सूची प्रत्येक राजनीतिक दल को दी जाती है, प्रत्येक विधानसभा की। उसके जिला अध्यक्ष को एक कॉपी निर्वाचन आयोग उपलब्ध कराता है, रिसीव कराता है कि अगर इस मतदाता सूची में कहीं कोई आपको दिक्कत नजर आती है तो आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं, आप उसको रेखांकित कर सकते हैं। लेकिन जब उनको मतदाता सूची मिलती है तब वो गड़बड़ी का आरोप नहीं लगाते हैं, चुनाव होता है तो गड़बड़ी का आरोप नहीं लगाते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है, चुनाव हार जाते हैं, तो वो कहते हैं साहब कि इस बार तो मतदाता सूची गड़बड़ हो गई, इस बार तो हैक हो गया, इस बार ईवीएम की गड़बड़ी है, निर्वाचन आयोग पक्षपात कर रहा। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी भी सरकारों में निर्वाचन आयोग पक्षपात करता है? 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव की सरकार थी। 2014 में लोकसभा हुआ था, अखिलेश यादव की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई अगर आप सरकार में थे? आपने पक्षपात क्यों नहीं कर लिया? आपके लिए निर्वाचन आयोग ने पक्षपात क्यों नहीं कर लिया? यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को इतना बड़ा बहुमत मिला तो कांग्रेस और यूपीए को हरा के बहुमत मिला था। 2017 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, उनको हरा के हमने बहुमत प्राप्त किया था। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि ये एक बहाना है और सिर्फ निर्वाचन आयोग को दोषी ठहराने से काम नहीं चलेगा। जनता इन सब चीजों को समझ रही है। जनता आज विकास के साथ है, तरक्की के साथ है, मोदी जी के और योगी जी के। ठीक है समीर जी, तारिक खान साहब, देखिए आपके नेता भी कह चुके हैं, ये तो सदन के अंदर उन्होंने कहा कि हम 80 की 80 लोकसभा सीट जीत जाएं जी, तो भी हमें विश्वास नहीं है, हम तो बैलेट पेपर की मांग करते रहेंगे। लेकिन इसी ईवीएम की बदौलत अगर कहा जाए तो 12 से 17 तक सरकार भी चलाई गई, बहुमत आप लोगों को मिला, सरकार बहुमत के साथ ही चली है। सवाल इस बात को लेकर है, बहुत आसान है कि किसी भी संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा कर देना। अब तो जवाब सबके सामने है। अब इस जवाब पर भी सवाल आप लोगों के जरूर होंगे। देखिए ऐसा है कि जब यूपी का चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। क्या हुआ? आयुक्त साहब बैठे थे, अचानक चेस खेल रहे थे, उनको गुस्सा आया, उन्होंने 6-7 पुलिस वालों को उठा के सस्पेंड कर दिया। उनको कोई निर्देशित नहीं कर रहा था कि लोगों को मारो और वोट न डालो। ये कौन करवा रहा था? कोई तो करवा रहा था, मगर ये पता ही नहीं चला कौन। उनको निर्देश कहां से आ रहा था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स बैठकर उनसे कह रही थी कि लोगों को मारो। कोई नहीं कह रहा था, उनसे डीएम नहीं कह रहा था, एसपी नहीं कह रहा था, बीजेपी के नेता नहीं कह रहे थे, मुख्यमंत्री नहीं कह रहे थे, कोई नहीं कह रहा। भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कहा गया था। और चुनाव आयोग साहब चेस खेल रहे थे, उनको गुस्सा आया। और अगर आपको याद है तो मुझे बताइए, इससे पहले कौन से चुनाव में ऐसा हुआ कि पुलिस वालों को उठा के सस्पेंड कर दिया गया? हुआ हो तो बताइए, क्या बताइएगा? सन के साथ और दस्तन के साथ। अब मैं कह रहा हूं इसमें कोई तो गलत है। हमने कहा कि प्रशासन का गलत तरीके से किया जा रहा है, या तो आप इस्तेमाल ये कर रहे हैं कि लोग वोट डालने से रोक रहे हैं। फिर फॉर्म 7 भर दिल्ली में बाकायदा बताया गया कि एक आदमी 100 लोगों का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन लिख रहा है। उस एप्लीकेंट का नाम बता, मैं चाहूं तो भी आपको वोट काटने की एप्लीकेशन एक फॉर्म भर दे सकता हूं कि मुझे लगता है कि आप वो एप्लीकेशन क्या भारतीय जनता पार्टी है, कौन लोग हैं। ये सारी बातें यार होनी चाहिए। जब तक स्वतंत्र चुनाव नहीं होगा तब तक
और हमारे नेता ने हमने इस बात को कह दिया है कि हम सभी सीटें जीतें, वो 33 हो, 50 हो, 70 हो, 80 हो, इसका हम विरोध करते रहेंगे। जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने 2009 में विरोध किया, जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी, उस किताब की प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके साथी चंद्रबाबू नायडू ने लिखी और तमाम कमियां बताई। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये खतरा है, डेंजरस है। इस तरीके की बातें उस वक्त में की जाती। तो अगर जो अधिकार को ईवीएम विरोध करने का, जो कानून या जो प्रक्रिया, जो नैतिकता, जो राजनीतिक धर्म, जिस शब्द का उपयोग करना चाहिए लाल कृष्ण आडवाणी साहब को उस वक्त की, वही अधिकार हमको इस वक्त मिला हुआ है, जिसके द्वारा हम ये बात कहते रहेंगे कि हमें जिनके हाथ में ईवीएम का कंट्रोल है वो होता है प्रशासन, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और गलती कांग्रेस, यही काम कांग्रेस ने किया होता तो हमारा भाजपा तो नहीं कर, गलती कांग्रेस की है, मैं इन्हीं को कहूँगा। यही काम ये लोग कर देते, संस्थाओं को खत्म कर देते, संस्थाओं का रोल को खत्म कर देते, तो न विपक्ष रहता, ना 51 से अटल जी रहते और ना हम लोग रहते। ठीक है, ठीक, अभी जिस तरीके से चलाना चाहें, जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहें आयोग कर सकते हैं, मगर इस बात का खुलासा जरूर होगा कि ये कहीं ना कहीं इसी तरीके की मिलीभगत है। इस आरोप को हम लगाते रहेंगे और चुनाव सारी सीटें जीत लें, तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कह दिया कि हम ईवीएम का विरोध। ठीक है, ईवीएम का मुद्दा आप लोगों का भी है। देखिए, ये ईवीएम के मुद्दे पर तो बैठे नहीं थे। चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा था महाराष्ट्र चुनाव के दौरान की कई सीटों पर वोटर जोड़े गए थे, उनका नाम हटाया गया, वो भी क्लियर हो गया, इस पर बैठे हुए हैं सुचिर विश्वास जी। जो डेटा चुनाव आयोग ने दिया है, हालांकि आप लोगों के आरोप को तथ्यहीन बता दिया गया एक तरीके से कहा जाए। आते हैं समीर जी। सुचि जी, आरोप लगा देना बेहद आसान है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अब इस डेटा पर भी सवाल आप लोग उठाएंगे कि जो डेटा चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है आप लोगों के सवाल पर। देखिए, चुनाव आयोग क्या, जो परिस्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में संवैधानिक संस्थाओं की है और जिस स्तर का उनका दुरुपयोग हो रहा है, वो गब्बर सिंह टैक्स के बाद ईडी हो, इलेक्शन कमीशन हो या अन्य संवैधानिक संस्थाएं हो, तो पीएसयूज बेचने के क्रम में बस चलता तो जुडिशरी की तरह इसको भी दांव पे लगा दिया होता। और समय समय पर स्वयं ये सिद्ध हुआ है। आपने कहा आरोप लगा देना, ये सिर्फ तर्क का विषय नहीं है। अभी हमने महाराष्ट्र में देखा, पूरा का पूरा गांव विरोध कर रहा था कि हमने पक्ष पे डाला। और ये सिर्फ भाजपा कार्यकाल नहीं, ये अन्य प्रदेशों में और पहले से भी भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार इसकी मांग उठाई। यदि आपको 400 पार या 300 पार या 200 पार, देखिए वैसे तो बीजेपी का इतिहास है, वो तो खरीद फरोख्त करके भी चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं। वो तो इतना माहिर है, उनका सेल परचेज, वो सब कुछ बेचने के लिए तैयार खड़े हैं। जो 70 वर्ष की हमारी विरासत है उसका मोल तोल तो ठीक ठीक यही कर रहे हैं। लेकिन जो चुनाव आयोग पे या ईवीएम पर जो सवाल खड़ा है, उसके लिए पर्याप्त प्रमाण विपक्ष के पास मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सत्ता में है, पूरी तरह काबिज है, हर संस्था पर उसका कब्जा है। अगर उन्हें इस बात का भय नहीं है तो पूरी दुनिया में जो तमाम विकसित देश है, अगर वो बैलेट पेपर पर जा रहे हैं तो आपको फिर आपत्ति किस बात की है? आप एक गांव से भी डर रहे हैं, आप उपचुनाव की डेट को डिक्लेयर करने से भी डरते हैं, आप तमाम राज्यों में जहां जहां 99% वोटिंग मशीन को बाद में डाला गया, थोड़े थोड़े कम कम अंतर पर कभी डीएम कभी एसडीएम कभी शासन प्रशासन को प्रभावित करके सीटों में हेरफेर किया, कहीं कम अंतर से बढ़ा दिया, कहीं, मतलब लोकतंत्र का जो ये खेल खेल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, वो भी इतनी खूबसूरती से खेल रहे हैं कि विपक्ष आरोप भी लगा सके और ये स्वयं को निर्दोष भी सिद्ध कर सके। तो मैं तो कहती हूँ कि हम तो विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है प्रश्न उठाना। अभी आपके ये जी नरसिम्हा करके शायद बीजेपी की उनकी पुस्तक आई है इसी विषय पर। तो सरकार के पास पूरी पावर है, सरकार के पास सारी संस्थाएं, अगर उन्हें कोई संशय नहीं है, कोई भय नहीं है, तो बैलेट पर चुनाव करने में आपत्ति क्या है? ये मान ली ये जो डेटा है ये इसी का नहीं है, बीजेपी का है। सुची जी, आप ही से सवाल है। जी जी, डेटा तो बीजेपी का है कि कांग्रेस का है कि आरजेडी का है कि सपा, जो बराबर शिकायतें आई हैं, जिनको आपके जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों ने, तमाम चैनलों ने उठाया, जिन मशीनों पर लगातार सवाल उठे, वो नागरिक जो आकर के खड़े मैं हुए, तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो मशीन पर जा ही नहीं रहा हूं। जो डेटा की बात होती है, जो मतदाता सूची हर पार्टी के नुमाइंदों को सौंपी जाती है,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक जन्मजात गुण है, डेटा मैनिपुलेशन एंड मीडिया मैनिपुलेशन एंड हेडलाइन मैनेजमेंट। उसके तो मास्टरपीस हैं। आप एनएसएसओ का डेटा देखें, आप एनसीआरबी का डेटा देखें, आप सीएमआईई का डेटा देखें, फिर जब निकल के रिपोर्ट आती है तो हिंडनबर्ग में भी फंस जाते हैं, ब्लूमबर्ग में भी फंस जाते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्री भी बैन करते हैं, अपनी पीठ भी बचा के घूमते हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन के तो मास्टर्स हैं पावर में, डेटा की क्या बात करें। समीर सिंह जी ने आपने डेटा थमा दिया था क्या? सवाल तो कांग्रेस का था, जवाब तो आयोग को देना चाहिए था। डेटा आप लोगों ने क्यों दे दिया? नहीं, हमने डेटा दे दिया। नहीं, आपसे नहीं ये सवाल, सुची जी। समीर जी से सवाल है, बीजेपी से है ना, तो सवाल तो उनसे बनता है। यही तो राजपूत जी, यही तो दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस प्रवक्ता जब बोल रही थी तो उन्होंने संविधान की बात कही, उन्होंने निर्वाचन आयोग की बात कही, उन्होंने लोकतंत्र की बात कही। इस देश में चुनाव को लेके किसी ने परिवर्तन किया तो कांग्रेस पार्टी। आपको ध्यान होगा, इंदिरा गांधी जब चुनाव हार गई थी, और चुनाव क्यों हारी, गड़बड़ी को लेके नहीं उसकी बात ना कीजिए समीर जी, जाने दीजिए। एक रिट दाखिल किया, फिर आप उसके बाद की भी बात करेंगे आप। नहीं, मैं संविधान की ही बात कर रहा हूं। तो निर्वाचन आयोग के परिधि में हाई कोर्ट ने कहा कि साहब ये चुनाव अवैधानिक है, और इंदिरा गांधी जी ने हाई कोर्ट के अधिकारों को कम कर दिया। तो संविधान के साथ मजाक कौन करता है? ये कांग्रेस करती है और देश जानता है। समाजवादी पार्टी के साथी अभी बाई इलेक्शन की चर्चा कर रहे थे, मैं करना चाहता हूं चर्चा। बाई इलेक्शन में एक सीट थी कुदरकी में 65% मुस्लिम थे और भारतीय जनता पार्टी 1,10,000 से जीती। और जिस सीट पर 65% मुस्लिम समाज के लोग हों, अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी जीती कैसे? दूसरा, करहल की सीट थी जिसको अखिलेश यादव ने छोड़ा था। जब अखिलेश यादव 22 में चुनाव लड़े थे, जीते थे, तो वो 75,000 से जीते थे। और डिंपल यादव 2024 की लोकसभा जब लड़ी तो उसी करहल में उनको 65,000 से जीत मिली। और जब बाई इलेक्शन हुआ उसी करहल में, तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 14,000 से हारी, इनका वोट घट गया। अब ये करहल में भी हमको मतदाता सूची पर आरोप लगाए होते कि ठीक है साहब हमने नाम बदल दिया। ये कोई आरोप समय पर नहीं लगाते, ये जब चुनाव हार जाते हैं तो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ी कर रहे हैं। अरे भाई, आप करहल में हार गए, यादव बहुल सीट थी, आप कुदरकी हार गए, मुस्लिम बहुल सीट थी। तो अगर आपको यादव और मुसलमान भी नहीं वोट दे रहा है तो आप ईवीएम को कब तक गाली देते रहेंगे? कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने 1 सीट नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीत ली। और जब भाजपा जीतती है तो इनको ईवीएम खराब लगता है, जब इनको विजय मिलती है तो ईवीएम खराब नहीं लगता है। और अभी ये आडवाणी जी की बात कर रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आडवाणी जी ने जब ईवीएम की बात कही थी तब से लेके आज तक ईवीएम में बहुत परिवर्तन हो गया। आज ईवीएम के साथ वीवीपैट भी लगता है। कौन सा व्यक्ति किसको वोट दे रहा है उसको दिखाई देता है। उस जमाने में वो तो कह रहा कि वो बैटरी अचानक चार्ज हो जाती है, तो वोट हमारा दिखाई नहीं देता था। बैटरी भी चार्ज हो जाती है उसकी। अरे अब बैटरी चार्ज हो जाती है, पूछ रहा हूँ 17 में क्यों इन्होंने नहीं कर लिया? 14 में हम 73 सीट जीते। मैं तो उस पर भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि बाहर से तो सपोर्ट कर रही थी ना समाजवादी पार्टी बार बार, यूपीए 1 यूपीए 2 में। कम से कम इसी की बात कर लेते कि काम कीजिए, आइए मिलकर हम लोग इसको हटवा देते हैं। अब वो हटा नहीं, वो आगे ही चलता गया। तारिक खान साहब मिलके कर लेते। 14 हार गए, ठीक है समीर जी, 1 हार गए, 17 हार गए, 19 हार गए, 24 हार गए, हारते जा रहे हैं। बाई इलेक्शन हार गए, ठीक सब हार रहे हैं। और बार-बार हारने के बाद आरोप लगाते हैं कि साहब ईवीएम खराब है। 2 बार बहुमत की सरकार और अब की बार एनडीए नीतीश बाबू और चंद्रबाबू के सहारे 2 बैसाखियों पे चलने वाली सरकार से मेरा निवेदन है। अभी बताया इन्होंने कि वोट कम हो गया तो 1 लाख से जीते, फिर 50 से जीते, फिर 14 से ही जीते। भाई ऐसा एक कानून बना दीजिए ना, अगर कम वोट से जीते, अगर वोट आपका जीत का कम हुआ तो आप 2.5 या 2 ही साल एमपी रहेंगे या एमएलए रहेंगे। प्रधानमंत्री तक तो
बड़ा दिक्कत हो जाएगा। राज्यसभा भेज के तब प्रधानमंत्री की काम चलाना पड़ेगा। अरे कुछ क्योंकि काम मेरी आपके जानकारी लिए के भी हम हिसाब से- छोड़ेंगे कि नहीं? एक मिनट समीर जी, सुनने तो कुछ दीजिए। काम आपके लिए छोड़े हैं। आप कानून बनाना। जब जब पता नहीं होता है तो ऐसे ही बीच में देखिए, अगर कानून बना दीजिए ना कि 2.5 साल या 2 ही साल अगर अंतर कम, सरकार है, चंद्रबाबू को और नीतीश बाबू को बना लीजिए, सरकार को बना लीजिए, और फिर उस मानक में प्रधानमंत्री भी आएंगे, फिर राज्यसभा भेज के चलाइए ना किसी। देखिए, कहने को कुछ भी कहा जा सकता, तर्क और कुतर्क फर्क। हम जीते हारे, कभी इतना वोट पाए थे, कभी इतना वोट पाए थे, इस कैटेगरी में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आएंगे, उनका चेहरा आएगा सब, तब हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे भाई। तो जब एक उंगली उठाई जाती है तो तीन आप ही तरफ चली जाती है। ऐसी बात ना करिए कि तीन आप वाली तरफ चली। कौन कितना वोट पाया, कम हुआ, संभल में मुसलमानों ने गुलाब वोट दिया, वोट पाए, वहां पर लोगों को मारा आपने, उसको लाठियों से मारा, फिर लोगों को गोलियों से पुलिस से मरवाया, 5 लोग सारे मर गए उसी संभल में जहां लोगों ने आपको वोट देके दी। फिर आपने कहा वो किसी ने नहीं, तो लोग आए थे आपस में लड़ गए, सबने एक दूसरे को गोली मार दी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आई था, उसी ने नहीं। एक तो क्या सरकार को, इस सरकार का कोई जवाब ही नहीं। अगर इससे पहले मरे हुए लोगों की बात जाए, जाट आंदोलन और ये आंदोलन और राम रहीम वाले में 70 लोग मर गए, तो कहा जाता कि वही आई थी, उसी ने आप को मार दिया। यही बात कार सेवक के खिलाफ होती है, वो बनी उस मामले। कार सेवक आए, तारिक खान साहब, आप डिरेल हो रहे हैं। अब डिरेल हो रहे तो आप रेल पट्टी पे ले आइए ना वापस। ये तो एंकर का काम है, पट्टी पे ले आइए। आप नया सवाल पूछते हैं, वापस आ जाओ। आपसे जिस मुद्दे पर बैठे थे बात करने, वो मुद्दा ही पीछे रह गया। नहीं, मुद्दा देखिए ईवीएम का है आपका। नहीं, ईवीएम का नहीं है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो पूरे सिस्टम को कह रहा हूँ। चुनाव कराने के सिस्टम में जो सवाल किया गया था, उसको आप ईवीएम पर लाके केंद्रित कर दीजिए तो बात अलग है। एक बहुत छोटा सा जवाब। आज मेरा एक छोटा सा सवाल है तारिक खान साहब, 7 पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया? तारिक खान साहब, नहीं तो आपको एक चीज बताइए तारिक खान साहब, अगर 7 पुलिस वाले सस्पेंड हुए तो वहां विश्वास आप ईसी पर कर सकते हैं? नहीं, क्यों हुए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना। नहीं, आप पहले एक आगे बढ़ लेते ना, क्यों हुए? गड़बड़ी कर रहे थे ना, मान लेते हैं तभी हुए। उनको मैं आपके हाँ में हाँ मिला देता हूं, गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, मैं सुनिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। वो अपने आप नहीं कर रहे थे, उनको कोई निर्देशित। लेकिन फिर जब रिजल्ट आया तब इसी पर सवाल हो गए। फिर नहीं, मेरी बात समझ, मैं यूपी पे ही रहता हूं क्योंकि हम मुख्यतः यूपी। मैं आता हूं ना, मैं आता हूं। अभी ना आप पावर में है, एक तरीके से कहें सरकार में है ना, आपके सहयोगी सरकार में है। 2 बार बाहर से सपोर्ट करते रहे ना आप, मुद्दों की बात आती रहे, वोटिंग करते रहे ना, तो इस वाले मुद्दे पर क्यों नहीं? उस टाइम तो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी थी सदन में, जो यूपीए 1 यूपीए 2 चला, उसी में आप लोग बात कर लेते कि भाई साहब इसको हटाइए, ये तो आने वाला काल है हम लोगों के लिए, एक भी चुनाव नहीं जीतने दिया जाएगा। 12 से 14 तक तो ये बातचीत की जा सकती थी ना, 14 के बाद तो सरकार बदल गई। मुझसे सवाल? हाँ, आप ही से है तारिक खान साहब। नहीं, बिल्कुल, हम तो अगर आप कहेंगे तो हम मानेंगे कि ये, हमें क्या पता था कि ये लोग ऐसा करने लगेंगे कि डीएमएसपी को लगाकर और प्रशासन को लगाकर ऐसी बेईमानी। ये पता होता तो तमाम चेंजेस करने के लिए हम कांग्रेस से तभी कहने लगते। नहीं पता था भाई, ये भविष्य को तो सिर्फ मौर्य जी जो डिप्टी सीएम है वही जान सकते, वो बताते हैं। ठीक है सुचिर विश्वास जी, समाजवादी पार्टी। चलिए उम्मीद करेंगे अगली बार आप लोग आइए पावर में तो ये सारी चीजें मिल बैठ के बात कर लीजिए। पहले पता नहीं दिल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो लोग आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सुचि जी कुछ कहना चाह रहे थे उस दौरान आप, लेकिन फिर घूम फिर कर सवाल वही है कि आरोप लगा देना सही है, लेकिन आरोप के बाद जो जवाब आएगा उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा, तो हम विश्वास कहां करें? हम कहां जाकर रुकेगा ये मामला कि ये चलता रहेगा? आपको याद होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को बनाया गया था और वो बाहर निकल कर आए तो उन्होंने बयान दिया कि अब अगले 50 बरस तक हम ही आने वाले हैं। तो जो ये डुओ, ये जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी, अभी उन्होंने कहा 14 में, 17 में, 19 में, 22 में देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, कितने $1000 का कर्जा देश पे बढ़ा है और किन 12 लाख करोड़ रुपए किन क्रोनी कैपिटलिस्ट को बांध दिया गया है,
किसके पोर्ट्स को, किसके एरोप्लेन्स को, किसके संस्थाओं को किस क्रोनी कैपिटलिस्ट के हवाले किया गया है और देश में उन्हीं पोर्ट्स के आने वाले ड्रग्स के माफिया में किस लेवल की वृद्धि हुई है। नहीं, आप मुझे विषय पूरा करने देंगे। ये बातें छुपी नहीं है, ना सीएम केयर फंड छुपा है, ना पीएम केयर फंड छुपा है, ना कोविड का आगे सुची जी, मैं बीच में बोलूंगा, आप कहेंगे कि हमें मौका नहीं मिलता, डिरेल आप भी ना होइए। मैं उसी पे आ रही हूँ। जो सरकार इतनी ताकतवर है, जिसने अपनी मुट्ठी में समस्त संवैधानिक संस्थाओं को इस हद तक कैप्चर कर रखा है, उससे इलेक्शन कमीशन अछूता नहीं है। यह संदेश ना केवल कांग्रेस बल्कि मैं कहता हूं, मैं आपके हाँ में हाँ मिलाता हूं सुची जी, मैं आपके हाँ में वहां मिलाता हूं। आप कहते हैं ना कि लोकतंत्र के हत्यारे, मैं भी कह देता हूं लोकतंत्र के हत्यारे, तो छोड़ देते हैं ना, नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ देते हैं सदन में। आपकी जहां जहां सरकार है छोड़ दीजिए, कहते हमें चुनाव नहीं लड़ना है क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, वॉकआउट कर जाइए। नहीं करेंगे आप लोग, जहां जीते वहां वाह वाह, जहां हारे वहां इसी। सवाल इस बात को लेकर नहीं है, सवाल इस बात को लेकर 10 साल तक तो आप लोग सत्ता में थे, फिर उसमें क्यों नहीं परिवर्तन किया गया, उसमें क्यों नहीं बोला गया? एक संवैधानिक संस्थान को सवालों के घेरे में खड़ा कर दीजिए। बीजेपी आज क्यों नहीं बोलती? आप लोगों को बोलती है ना। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसीलिए कि उसके बाद किस तरीके से लगा आपातकाल, किस वजह से लगा, यही सारी चीजें हैं ना। आप तो कहीं लाइए, आदर्शवादिता की बात होती है, लेकिन एक स्थापित तो कीजिए, आदर्श स्थिति तो बने देश में। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल उठाया गया महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कि मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। जब डेटा आता है चुनाव आयोग को लेकर तो उस पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी को कहते हैं राजनीति। दो टूक में इतना ही।